नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेमोक्रेटिक मिरर। लोकसभा चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं। 379 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 4 चरणों के चुनाव के बाद एक चर्चा जो जोरों पर है वो ये है कि क्या चुनाव का रुख बदल चुका है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अंशुमान त्रिपाठी सर। त्रिपाठी सर वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। सर बताइए, क्या चुनाव का रुख बदल चुका है? काफी हद तक मुझे तो जिस तरीके का लगता है कि कम से कम मोदी जी के जो विदाई के आंसू देखे मैंने, तो उनसे मुझे लग गया कि कहीं ना कहीं जमीन पर बदलाव है। ईवीएम से लेकर के तमाम जो कहना चाहिए दुरभी संधियां जो चल रही हैं, उसके बावजूद मोदी जी के मन में कहीं ना कहीं भय आ गया है और कि अब उनका समय बदल चुका है और ये मुखौटा जो है अभी किसी और को पहनाया जाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि वो भावनात्मक मुद्दों को उछालकर, भावनाओं को बताकर वोट, ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेना चाह रहे हों। देखिए, एक बड़ी मजेदार बात है। दो नैरेटिव चलाए गए थे, जी, एक मोदी है तो मुमकिन जी, है ना, जी, जिसमें आपने देख ही लिया कि 56 इंच का सीना बालाकोट में एक सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है और उस पर चुनाव जीत जाता है और देश की सेना के नाम पर दिया हर वोट मेरे पास आएगा कह करके वोट ले लेता है। लेकिन चीन को आंखें दिखाने से आज भी परहेज करता है। जी, तो वो एक करेक्टर था। वहीं पर एक दूसरा है कि मोदी जी ने किया है तो सोच कर ही किया होगा। जी, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये समझा जाता है कि मोदी जी जो भी कुछ करते हैं उसके जी, पीछे सोची समझी रणनीति होती है। जी, मोदी जी ने कहा मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। जी, क्यों कहा ऐसा? जी, क्योंकि जो मुस्लिम बेल्ट थी, जो अल्पसंख्यकों की बेल्ट थी, जी, उसकी वोटिंग समाप्त हो गई। ओके, अब मोदी जी क्या करेंगे आप पूछिए मुझसे। तो आप उत्तर प्रदेश में अब पूर्वांचल की बेल्ट है, जी, अब मोदी जी छठ रखेंगे, गंगा जी को पियरी चढ़ाएंगे, है ना, सूरज देव को अर्घ देंगे, जी, है ना। अब पूरी तरीके से वो ठेकुआ भुसभुसी खाएंगे, है ना। तो वो अब वो उस करेक्टर में जाना चाह रहा है, तो वो एक लेकिन एक बहरूपीय एक है। सवाल है कि एक तरफ नारा है कि अब की बार 400 पार, दूसरी तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी 180 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। तो दोनों का जो ये आकलन है, उसको आप कैसे देखते हैं? दरअसल 400 पार का जो अति उत्साह था वो ये था, पिछली बार 300 पार कहा गया था, हुँ, तो ये लोग 303 के आसपास आए, 353 कुल मिला करके हुए। जी, तो इस बार 400 पार का उत्साह है, लेकिन ये जो उत्साह था उसने इनकी साजिश को भी नाकाम कर दिया। जो हुँ, संघ के अंदर की रणनीति थी इस हुँ, नैरेटिव को खड़ा करने की, हुँ, वो ये था कि इसके बाद आरक्षण संबंधी हुँ, महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे। हुँ, और उसके अलावा विवेक देवराय जो आर्थिक सलाहकार हैं मोदी जी के, उन्होंने हुँ, भी संविधान में बदलाव की बात कह दी थी हुँ, पिछले हुँ, दिनों। यही नहीं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे रंजन गोगोई जी ने भी मूल ढांचे में बदलाव की संभावनाओं पर चर्चा से जी, जी। की जरूरत पर जोर दिया था यहाँ मैं एक राज्यसभा बात में। जोड़ना चाहूँगा कि वाजपेयी सरकार के दौरान संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ था। तो संविधान को बदलने की कोशिश इनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में पहले भी हो चुकी है। जी बिल्कुल हो चुके, जी, बल्कि 1949 से ही विरोध किया है जी, संघ ने और गोलवलकर ने, या कहिए चाहिए, इन्होंने हमेशा से जी, इस संविधान का विरोध किया। और बल्कि आपको मजेदार बात बताऊं कि 5 जन के लेख में ये तक कहा गया है कि एक दलित का लिखा संविधान हमें मंजूर नहीं। जी, जी। तो अब इस देश की जिद ये होनी चाहिए कि दलित का लिखा संविधान ही तुमको पालन करना होगा। लोग लोग ये भी कहते हैं कि जब अंबेडकर जी का संविधान देश पर लागू हुआ, तो संघ से जुड़े लोगों ने कहा कि ये जो है, ये उनकी जाति से जोड़ करके कि ये महार शास्त्र देश पे लागू हो गया है। जी जी। तो ये थॉट्स तो है कि हाँ, अगर वो 400 से ज़्यादा सीट लाएंगे तो संविधान बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं ये भी बात है कि मोदी जी रैली में लगातार ये कह रहे हैं कि हमारा कोई इरादा संविधान को बदलने का नहीं है। जी तो फिर वो रैली में ऐसा क्यों कह रहे हैं? डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम नहीं बदलेंगे। जबकि वहीं उनकी पार्टी के दूसरे नेता ये कहते हैं कि अगर 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान बदलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो दोनों में ये विरोधाभास जो है, उसको आप कैसे देखते हैं? जिससे मैं एक बार पहले भी मैं कह चुका हूं कि संघ के हमेशा
दोहरे बयान होते हैं, दोगला चरित्र है इस मामले में। जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है, और बाद में उसका श्रेय ले लेते हैं, वो स्थिति है। तो 2017 में भी, 16 में भी याद होगा, बिहार चुनाव के पहले खुद इन्होंने ही, मोहन भागवत ने ही आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी। 2015 में वही 2015 का ही समय था। तो आरक्षण को समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन फिर बाद में मुकरना पड़ा, क्योंकि समझ गए कि इससे हमारा यहाँ पर भयावह नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके के बयानात ये हमेशा ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। जो ये वो लोग हैं जो गांधी जी के चरण छू के उनको गोली मार देते हैं। जिस संसद के पैर छूते हैं उसी संसद को खत्म करके एक नया राज दरबार बना लेते हैं, और उस राज दरबार से 145 विरोधी सांसदों, विपक्ष के सांसदों को निकाल भी देते हैं, और लोकतंत्र की, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं। तो इसके बाद भी क्या आपको इनके चरित्र का कोई सबूत चाहिए? क्या आपको लगता है कि मोदी जी के कहने का कोई मतलब है? जो आदमी कल ये कह रहा है कि मैं हिंदू मुसलमान अगर करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन जीने के लायक नहीं हूं, हाँ बताइए कितना हिंदू मुसलमान इस आदमी ने 2017 में किया? शमशान कब्रिस्तान को तुलना करने की बात होती। अगर मुसलमानों के पास कब्रिस्तान ज्यादा है तो हिंदुओं के पास भी कब्रिस्तान ज्यादा होने चाहिए। अब मौत की दुआएं कर रहे हैं, मतलब बुद्धि लगा करके भी हिंदुत्व का प्रसार नहीं कर रहे हैं। मूर्खता की पराकाष्ठा ये है, इन्होंने हर स्तर पे किया। अभी इन्होंने कहा कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं दंगाई, बहुत सुंदर, अब तो भगवा से पहचाने जाने लगे हैं। फिर उन्होंने कल परसों कह दिया कुछ समय कि ये आपकी भैंस 2 भैंसों में से खोल करके ज्यादा बच्चे वालों को दे देंगे। अब उसको, अब समय विदाई का आ गया है, गंगा के किनारे खड़े हैं, पीरी चढ़ाने का टाइम आ चुका है। तो अब कह रहे हैं कि वो मेरा तात्पर्य गरीब लोगों से था। तो फिर राहुल गांधी ने क्या गलत कहा था कि 2 भैंस में से 1 भैंस अगर गरीब को दे दी जाए, तो उसमें राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, आप आलोचना कर रहे थे। तो ये जो हृदय परिवर्तन स्वतः नहीं हो रहा, जैसे जैसे मुखौटा उतर रहा है उस किरदार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं मोदी। तो वो जो वेदना है कैरेक्टर से बाहर आने का, आप थिएटर कर चुके होंगे तो आपको पता होगा कैरेक्टर में जाना पड़ता है, और उससे निकलने में के लिए कई बार मनोवैज्ञानिक की मदद लेनी पड़ती है, कई बार कलाकार गुलाम भी हो जाता है, निकल नहीं पाता उससे। इस शख्स के साथ वही समस्या खड़ी हो रही, वो नहीं निकलना चाहता उस किरदार से, जो किरदार पूंजीपतियों ने उसको बना करके दिया था। अब यही मैं आपसे एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि अचानक से हैदराबाद तेलंगाना में जब मोदी रैली कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब अडानी और अंबानी का मुद्दा नहीं उठाते हैं। एक बार ही उन्होंने नाम लिया, उसके बाद दोबारा फिर वो अडानी और अंबानी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, उससे पहले भी नहीं बोलते रहे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अडानी और अंबानी के मुद्दे पर एक रैली में राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की? नहीं, इसको एक सहजता से लेके देखा जाए तो लोग इसको कई जगह इस तरीके से भी कहते हैं कि कुल मिला के मोदी जी एक किरदार की तरह हैं जिसको नहीं पता, लिखी स्क्रिप्ट के अलावा नहीं जानता वो। एक तो वो सहज, इसका एक्सप्लेनेशन ये है, लेकिन मैं इसको सहजता से नहीं देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है देश का वो 10% पूंजीपति वर्ग अब अपने अस्तित्व के लिए जो 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ करवाता है अपने लिए, वो अपने अस्तित्व को लेकर के चिंता कर रहा है। और जो 73% से लेकर 90% तक की आबादी जिसके संसाधनों को इन लोगों को बांटा गया, इन 10% लोगों को, उनकी नुमाइंदगी करने में राहुल गांधी की सफलता को देख के चिंतित हुआ है वो उद्योगपति और पूंजीपति वर्ग। उसका और संघ के बीच में मालवड़ी जारी अभी से है, और चेहरे और नकाब और किरदार रणनीति के तहत नाम लिया गया, ये नाम और किरदार बदलने की तैयारी है कहीं ना कहीं पूंजीपतिवाद। और उसको मतलब यहाँ के जो हिंदुत्ववादी जो भी फासिस्ट ताकतें हैं उनको स्पॉन्सर हमेशा पूंजीपति करता है, आपने विश्व इतिहास में पढ़ा होगा। तो उन दोनों के बीच में एक खास सौदेबाजी चल रही है, और उस सौदेबाजी की वजह से फ्रस्ट्रेटेड होकर के इस आदमी ने अंबानी और अडानी का नाम लिया। ये कोई नासमझी में नहीं लगता है, मुझे लग रहा है कि वो राहुल जी ने बढ़िया कहा कि आओ बचाओ मुझे, नहीं बचाओ नहीं बल्कि धमका भी रहे हैं, बताओ आपको उन लोगों को एक्सपोज करें जिनके लिए इन्होंने पिछले 10 साल से काम किया था। तो घबराहट है, बदहवासी है, और वो बदहवासी है उसके पीछे राजनीतिक परिवर्तन का समीकरण कहीं ना कहीं है। एक और अहम चीज इस चुनाव में देखने को मिली है, आप भी चुनाव को पहले चरण से मॉनिटर कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कि इस चुनाव में बीजेपी
प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एक बार भी अपने मैनिफेस्टो के बारे में किसी भी रैली में, किसी भी मंच से बात नहीं करते। उनका संकल्प पत्र है, मोदी जी के मुंह से मैंने एक बार भी संकल्प पत्र के बारे में बात करते हुए नहीं सुना है। वहीं दूसरी तरफ वो लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बात करते हैं। तो ये उनकी किस रणनीति का हिस्सा है? नहीं नहीं सर, इसको ये उनकी रणनीति का हिस्सा नहीं है, ये उनकी रणनीति का फेल्योर है। और कांग्रेस की रणनीति की सफलता भी है कि कांग्रेस उनको घसीट के अपने नैरेटिव पे लाया है। पिछले चुनाव के उदाहरण आपके सामने हैं, चाहे मणिशंकर अय्यर के बयान हो, चाहे सैम पित्रोदा जी के पुराने बयान हो, या कहीं भी एक भी ऐसा मुद्दा कहीं भी मिला तो वो विपक्ष को अपने नैरेटिव पर ले गए और उस पर हाय मैया मार दिया, मुझे कंडा मार दिया, मुझे मार डाला करके उन्होंने उस पर चुनाव जीत लिया। इस देश में जो पिटता है उसके लिए सहानुभूति होती है। फिल्मों में भी हीरो पहले पिटता है और बाद में फिर उसके लिए सिक्के भी उछाले जाते हैं जब पलट के एक मार देता है। तो उस फार्मूले पे मोदी जी चलते रहे पिछले चुनाव में। इस बार स्थितियां अलग रही। इस बार उनको अपने नैरेटिव पे भरोसा था, राम मंदिर की लहर होगी और हिंदुत्व का परचम लहराएगा। सारे युवा अपनी गाड़ियों में बीजेपी का पेट्रोल डला करके दौड़ेंगे और उनको खाने पीने के शाम को अपना व्यवस्था की कार्यक्रम की व्यवस्था रहेगी और एक माहौल पूरे उत्तर भारत में होगा और हम उसके आधार पर उत्तर और दक्षिण के मुद्दे को भी लड़ा देंगे। अगर दक्षिण से समर्थन नहीं भी मिलता है तो उत्तर दक्षिण करा देंगे। हिंदू मुसलमान के साथ साथ उत्तर दक्षिण भी कराने की राजनीति रही है ना। और उस माहौल का, लेकिन क्या हुआ कि बेरोजगारी का आलम इस कदर हो गया, हर तबके में हो गया कि इनको अपने समर्थक नहीं मिले। और महंगाई ने भी उसी तरह कमर तोड़ दी। आंकड़े भले ही कुछ कहें, आंकड़े दरअसल हम हाई ही नहीं रखे ही नहीं गए न किसी चीज के। दूसरी तरफ राहुल की सफलता, या कह सकते हैं कांग्रेस की सफलता ये रही कि इन्होंने मैनिफेस्टो जो तैयार किया उसको ये समझिए 21वीं सदी का मैग्ना कार्टा है। ये एक ऐसा दस्तावेज बन गया है कि जिस तरीके से वीपी सिंह ने 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान करके देश की राजनीति को बदल दिया था, उससे एक कदम आगे 73 से 90% लोगों की जो आबादी के प्रति को नुमाइंदगी देने की बात कह के राहुल गांधी ने अगले समझिए 21वीं सदी की राजनीति बदल दी है और उस पर सारे राजनीतिक दलों को चलना पड़ेगा। तो वो दबाव कहीं ना कहीं बनता दिखाई दे रहा है और मोदी को पलट के कांग्रेस के एजेंडे पे आना पड़ रहा है। दूसरी बात, पिछले 10 सालों में उन्होंने कोई भी वादा नहीं पूरा किया, ना किसानों की आय दोगुनी हुई, सिलेंडर की भी हालत जो थी आपको पता चल गई, उज्ज्वला योजना वही कहना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास की असलियत भी अंदर तक लोग जान गए। 5 किलो अनाज अगर 80 करोड़ लोग खा रहे हैं तो इकोनॉमी का क्या हाल है, वो कितने ट्रिलियन की है आपको हमको सब पता है ना, कि ये गौरव की बात है अनाज, सरकारी अनाज पर निर्भर रहना। और दूसरी तरफ गौरव ये कर रहे हैं तो उनका एक नारा है कि हमने, वो कहते हैं मन से कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर ले आए हैं और 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो ये कंट्राडिक्शन अपने आप में है, आप जैसे खुद महसूस करें। और अब कंट्राडिक्शंस का भी मतलब नहीं था। धीरे धीरे इन्होंने इतना नियंत्रण कर लिया है संवैधानिक संस्थाओं पर कि इनको चुनाव का भी आडंबरी करना था, इसलिए इन्होंने प्लान भी तैयार किया ही नहीं था, इनके पास प्लान भी नहीं था। इसलिए मोदी जी को आपके मुद्दों पर, मतलब कांग्रेस के मुद्दों पर या संगठन के मुद्दों पर या राहुल गांधी के मुद्दे पर लौटना पड़ा है। इनको था हिंदू मुसलमान कर लेंगे और राम मंदिर का मुद्दा कर लेंगे, एनआरसी सीए करेंगे, उसमें भी नुकसान होता दिख रहा था तो उसमें भी बैक ट्रैक कर लिया। आपको याद होगा सीए को भी दोबारा से उठाया था चुनाव से पहले चरण में, लेकिन फिर पीछे हटे। समान नागरिक संहिता को लेकर के इन्होंने कई राज्यों में नाटक कराया, लेकिन उसको भी मुद्दा बनाने से डर गए। क्यों? कहीं ना कहीं उनके अपने इंटरनल सर्वे बता रहे थे कि बेरोजगारी और महंगाई के नुकसान की भरपाई सांप्रदायिकता से नहीं हो पाएगी। लोगों भूखे भजन न होए गोपाला, पेट भरे होते, पेट भरे लोग दंगे करते, मारे जाते भूखे। लेकिन अब जो 164 सीटों का मतदान बचा हुआ है, ये वो सीटें हैं जहां धर्म का मुद्दा हावी रहता है, तो उसका कुछ प्रभाव दिखेगा? मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि मोदी ने एक तरीके से अगले दौर के लिए ना
पहले से अपनी छवि का मैं बदलाव ला करके, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, अब वो समझ गए कि वो धर्म के मुद्दे के आधार पर वो आगे के दौर में नहीं कर जी पाएंगे जी काम, जी है ना। क्योंकि वो जो बेल्ट जिस तरीके से उत्तर भारत की जी। थी, और देखिए उत्तर भारत के अलावा उधर कुछ हद तक कर्नाटका में या तेलंगाना में कुछ हिस्सों में रहा अभी हम्म उस तरीके का, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम्म, उत्तर प्रदेश, तीन ही, गुजरात के बाद तीन बड़ी लैब बनी थी हिंदुत्व की, जी हिंसक हिंदुत्व की, या कहना चाहिए सैनिक हिंदुत्व की, या राजनीतिक हिंदुत्व की। हिंदुत्व धार्मिक शब्द नहीं है, कभी ध्यान रखिएगा, जी जी। हिंदुत्व एक राजनीतिक शब्द है। हम्म राजनीति करने के लिए जो होता है वो हिंदुत्व है ये। हम्म तो उनको उस स्तर पर अभी जीते नहीं दिख रहे। और दूसरी बात कि नया नया एजेंडा, नया प्रॉमिस करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, स्थिति ये ऐसा लग जो, रहा है कि चुनाव स्थिर हो गया है, हाँ ऐसा लेकिन वो, ऐसा दोनों तरफ से लग रहा है। हाँ नहीं, लेकिन कांग्रेस उसमें फिर भी कुछ इम्प्रूव करती चली आ रही। हम्म जैसे आज उन्होंने 5 से की बजाय 10 किलो अनाज की बात कही। हम्म कि एक कुछ दलील ये दे सकते हैं लोग कि भाई आप आदत बिगाड़ रहे हैं, लेकिन सवाल आदत बिगाड़ने का नहीं है। हम लोगों को ही मालूम है, जो लोग नहीं खा पाते हैं वो उससे चंद पैसे लेके उसी से आधी बोतल या 20 रुपए वाला पाउच ले आते हैं तेल का, सब्जी बनाने का, नमक ले आते हैं। जी जी तो पाप तो नहीं करते हैं, जी आपकी जेब से तो नहीं निकालते। जी टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा जब 16 लाख करोड़ में जा सकता है और एक गरीब की थाली में चला जाता है, तो हमको बड़ा दिल में दर्द होता है। तो ये सब मानसिकता की स्थितियां हैं, और मोदी जी वो कमोवेश समझ ही रहे हैं। जी लेकिन समस्या ये है, देखना ये है कि देश का पूंजीपति वर्ग अपने हाथ से सत्ता जाने से रोकने के लिए क्या क्या कदम नहीं उठाएगा, क्या क्या साजिशें नहीं करेगा, वो लड़ाई अभी बाकी है। जी। एक एक नारा जो विपक्षी लगा रहे हैं वो ये कि साउथ इंडिया में चुनाव संपन्न हो चुका है, तो नारा यह है कि साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ बीजेपी। जी, काफी हद तक सही भी है, क्योंकि अभी कल परसों डीके शिव कुमार जी ने भी इंटरव्यू में बोला कि मुझे नहीं लगता कि दहाई के आंकड़े से भी ज्यादा से ऊपर बीजेपी को दक्षिण भारत में मिलेगा। दक्षिण भारतीय राज्यों में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। ये खुद शिव कुमार कह रहे हो, शिव कुमार अनुभवी राजनीतिज्ञ है ना। तो इसलिए वो स्थिति तो दक्षिण की तो सही है। जहां देखिए, जहां अध्ययन होगा, जहां ज्ञान होगा, जहां तर्कशीलता होगी, जहां वैज्ञानिकता होगी, वहां इस तरीके का पाखंडवादी हिंदुत्व नहीं होगा। जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, तो फिर 4 जून को हम क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए 4 जून को कम से कम लोकतांत्रिक ताकतों की सैद्धांतिक जीत होगी, इतना तय है। इतना तय है कि ये देश ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों को नकार देगा, इसका पूरा विश्वास है। बाकी सत्ता का गणित तो बहुत कुछ राजनेता तय करते हैं, उनका व्यक्तिगत चरित्र तय करता है, उन्हें किधर खड़ा होना है, कहाँ खड़ा होना है। लेकिन हाँ, एक चीज जैसे मजेदार बात कह दूं कि बीजेपी के पास एनडीए के भी जो घटक दल हैं, उसका साथ देने में आगे कतराने की हालत में है, क्योंकि वो एसएडी का हालत देख चुके हैं, शिरोमणि अकाली दल का हालत देख चुके हैं, शिवसेना का हालत देख चुके हैं, दूसरे अन्य राजनीतिक दलों की हालत देख चुके हैं कि सत्ता के लिए और पैसे के हवस के लिए इन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को जो इनका सहयोगी रहा है, पहले उसी का भक्षण किया है, उसी को कैनिबलाइज किया है। तो इनको सहयोगी भी बहुत आराम से मिलने नहीं है, बल्कि इनके जो सहयोगी हैं, मुझे तो बीजेडी से लगता है या दूसरे कुछ टीडीपी तक से लगता है कि वो लोग कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ ना आ जाए, क्योंकि यहाँ होंगे तो कम से कम एक आंचलिक आवाज, एक क्षेत्रीय राजनीतिक आवाज बुलंद रहेगी और बनी रहेगी। वहां रहेंगे तो खत्म कर दिए जाएंगे। ये जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में बात करेंगे किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए धन्यवाद।